कुछ साल पहले हमारा एक बिज़नेस था बेसिकली। मेरे रेजिडेंस पटेल नगर में है। तो वहाँ पे हमने टारगेट करा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको होममेड फूड नहीं मिल पाता, तो उसको ही टारगेट करके हमने स्टार्ट किया था कि इनको एक अच्छा होममेड फूड दे पाएँ जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उसको हमने स्टार्ट करा, मतलब हमारा फैमिली बिजनेस था, मेरी मदर, मैं और मेरी सिस्टर वगैरह सब ने मिलकर साथ में स्टार्ट किया था वो बिज़नेस। तो हम काफ़ी अच्छी मार्केट को कैप्चर भी कर पा रहे थे वहाँ पे। कुछ टाइम बाद वो अभी बिज़नेस नहीं है, एक्चुअली मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उसके बाद मतलब हम में से कोई अप फ्रंट नहीं आ पाया उस बिज़नेस को और हैंडल करने के लिए, तो बिज़नेस वहीं पे ख़त्म हो गया अभी रिसेंटली। तो अब मेरे अंदर एक स्पार्क है कि मेरे को वो बिज़नेस दोबारा स्टार्ट करना है। और राइट नाउ मैं अभी एक कंफ्यूजन में चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं अभी रिसेंट मेरी जॉब में उसको मैंने छोड़ा है और अब मैं एक सेफर साइड पे जाने के लिए बेसिकली तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आपकी लोकेलिटी में, पटेल नगर के पास में राजेंद्र नगर है। यस यूपीएससी। वो पूरा यूपीएससी एस्पिरेंट्स का गढ़ है। यस वहाँ पे हज़ारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और बहुत सारे पीजी होंगे वहाँ पर। सर। वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनको घर का खाना चाहिए। ये एक एक्चुअल नीड है। यस सर, नीड। और ऐसा नहीं है आप अकेले हो जिन्होंने ये किया, और भी बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं आज की डेट में। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत कंपटीशन काफ़ी है। जैसे कोई कैसीनो होता है, वहां पर जो लोग खेलते हैं वो ज्यादा कमाते हैं या कैसीनो ज्यादा कमाता है? ऐसे ही जब गोल्ड रश होता है तो वो लोग जो टूल सप्लाई करते हैं गोल्ड की डिगिंग के लिए, वो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि सबको गोल्ड चाहिए। यस सर। सबको यूपीएससी को क्रैक करना है। यस सर। सीट्स बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा। तो दिस इज काइंड ऑफ अ जैकपॉट, काइंड ऑफ अ गोल्ड रश कि अगर ये हो गया तो मजा आ जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमा रहे हैं जो टूल सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कोचिंग इंडस्ट्री, और वो सब जो उस कोचिंग इंडस्ट्री को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं या उसके साथ में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है? जी सर। वहां पे साल की कितनी फीस होती है जो आप पे करते हैं? सर मेरा एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स है तो मैंने 2.5 लाख पे किया था। जिस कोचिंग को आपने पे किया उस कोचिंग में और भी बच्चे होंगे? हाँ सर। आपने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया वहां पर टोटल कितने बच्चे होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम? मतलब एक टाइम पे कितने बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं? एक साल में तकरीबन 1000 तो होते हैं। उन 1000 में से कितनों का होता है, कितनों का नहीं होता है एक्चुअल में? वो नहीं, वो जो कोचिंग वाले दिखा रहे हैं। सर कभी कभी तो होता ही नहीं, किसी कोचिंग से, हमारी कोचिंग से अभी पिछले 2 साल में किसी का नहीं हुआ है। और वो बता रहे हैं कि किसी का नहीं हुआ है? नहीं सर, बता नहीं रहे, वो तो बोल रहे हैं कि 18 जो 12-20 उसमें से 18 हमारे हुए हैं। बट आपको कैसे पता कि किसी का नहीं हुआ है? सर अंदर की बात पता है। मतलब जो नए बंदे आएंगे उनके लिए तो ये है कि यहां से इस कोचिंग से 18 का हो गया है, बट क्योंकि आप वहीं पे हो, वहीं से निकले हो, तो आपको पता है उनमें से एक का भी नहीं हुआ है। तो क्या ये एक तरह का गोल्ड रश नहीं है? और 2.5 लाख इंटू 1000 करो, कितना हो गया? बताइए कितना हुआ? 25 करोड़ रुपए किसने कमाए? कोचिंग वालों ने। कोचिंग वालों ने। तो क्या एक लॉटरी के टिकट के ऐसा नहीं हो गया कि जो लॉटरी टिकट की कंपनी है उसने 25 करोड़ कमा लिए, और मान लो एक की लग भी गई जॉब, और जिसकी लग गई उसके लिए उसकी वैल्यू मान लो 1 करोड़ है, तो मान लो उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया, 2 करोड़ खर्च हो गया, तब भी 25 करोड़ में से मान लो एक तरीके से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ गई, तो बुरा है क्या? अगले साल फिर आएगा 25 करोड़। आप लोग अभी हंस रहे हो, लेकिन आप सब ऐसे ही हो। 99.99% लोग ऐसे ही हैं। दे आर ऑल रनिंग हियर एंड देयर इन अ गोल्ड रश। चाहे वो MLM हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, चाहे वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, ये सब एक गोल्ड रश के जैसा है। यूपीएससी कोचिंग में क्या कभी लॉस हो सकता है? आपका होगा तब भी उनको पैसा मिलेगा, नहीं होगा तब भी मिलेगा। पहले ही ले लिया उन्होंने। पहले ही ले लिया, और कोई रिफंड की पॉलिसी भी नहीं होगी जैसे अमेजॉन में होता है कि अगर प्रोडक्ट पसंद ना आया तो पैसे वापस। क्योंकि जब तक आपको अंदर की बात समझ आती है तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो अगर सोचना ही है, दिमाग लगाना ही है, तो ये मत लगाओ कि मेरी लॉटरी कैसे लगे। जैसे जो लॉटरी कंपनीज है उसके ओनर क्या कहेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए? ये मत सोचो कि लाखों में से इतनों की लॉटरी नहीं लगी, ये सोचो कि एक लॉटरी की टिकट है जो लगने वाली है और वो तुम्हारी ही लगेगी। तुम्हें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना। तो लाइफ में अगर कुछ करना ही है तो बेसिक ह्यूमन साइकी को समझो। आपने कहा कि मैं उन एस्पिरेंट्स को
घर का खाना प्रोवाइड करूंगा। यस सर। जब पहले आपने किया तो कितने टाइम तक किया था ये काम? सर अराउंड 9 to 10 years। 9 to 10 years, यस सर। विच इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। और कितने लोगों तक आप पहुंच गए थे, यानी कितने लोग ऑर्डर करते थे? पर डे का अगर मैं बताऊं तो अराउंड 70 to 80 टिफिन हम डिलीवर कर देते थे। और एक टिफिन का कितना चार्ज करते थे? अराउंड 50। आज से 8-9 साल पहले। आज की डेट में क्या रेट होगा घर के खाने का जो आता है एक मील का? 80-90। 80 इंटू आप बता रहे हैं कि एक दिन का 70, 80 इंटू 70 अगर हम करते हैं तो 5600 हो गया। तो अगर इसको हम टोटल करते हैं तो महीने का 1,70,000 रुपये हो गया, नियर अबाउट। 1,70,000 रुपये में से आपकी कॉस्ट भी होगी। यस सर। कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। जब इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट आएगी मिनिमम से मिनिमम भी नहीं तो लाख रुपए। तब हम पर टिफिन कॉस्ट निकालते थे कि अगर हम इसमें दाल डाल रहे हैं, सब्जी डाल रहे हैं, रोटी डाल रहे हैं, चावल डाल रहे हैं और साथ में सैलेड वगैरह सब वो कितनी आती थी उस टाइम पे? तो वो अराउंड 25 to 30 तक रहती थी कॉस्ट। 25 से 30 रुपए। यस। और आप तब 50 का बेचते थे। यस यस। तो 60% कॉस्ट हो गई ऑफ फूड प्लस डिलीवरी। यस डिलीवरी। डिलीवरी की डिलीवरी खुद ही करते थे। डिलीवरी उस टाइम पे खुद करते थे। Yes. बट आज की डेट में आप डिलीवरी के लिए एक पर्सन भी रखते हो और उसको कोई कन्वेंस देते हो यस यस। डिलीवरी करने के लिए, तो आपका महीने का कम से कम भी जो खर्चा आएगा वो 20,000 रुपये आएगा। तो 60% कॉस्ट आ गई, मतलब 1.5 लाख रुपए में से मान लो 60% हो गया 90,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। तो आपको बचा नियर अबाउट 40 से 50,000 रुपये महीना। यस। अब देखते हैं इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, कि अगर आप ये नहीं करते तो आप क्या कर सकते हो। अगर मान लो ये बिजनेस आप नहीं करते तो आप जॉब करोगे? यस सर। राइट नाउ मतलब एक्सपेंसेस चलाने के लिए जॉब तो इस समय करनी पड़ेगी। पहले वाली जॉब आपने छोड़ी थी वो कितने पे छोड़ी थी? 45। 45-50,000 आप आज की डेट में अर्न कर सकते हो जॉब करके, और बिजनेस करके भी अर्न करोगे 40 से 50,000 रुपये। प्लस आज की डेट में इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्लस इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब आप कैलकुलेट करोगे पिछले 8-10 साल में, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हो, उस हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ा है। यानी कि 50 का सिर्फ 80 हुआ है पिछले 8-10 साल में, लेकिन कॉस्ट हो सकता है आपकी डबल या ट्रिपल हो चुकी है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बिजनेस मॉडल ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना वाइबल नहीं लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे योर मदर वॉज पैशनेट अबाउट दिस होल थिंग, जिन्होंने ये सब शुरू किया था, और आई एम अज्यूमिंग कि उनका कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट था। बहुत ज़्यादा। तो आज अगर आप ये करते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि कुकिंग कौन करेगा? क्या उसके लिए आप किसी को हायर करोगे या खुद करोगे? सर हायर करेंगे। तो वो एक और कॉस्ट आ गई। दैट मीन्स महीने की 25-30 हजार रुपए एक और कॉस्ट आ गई। अब उस कुकिंग में वो टेस्ट होगा या नहीं होगा, उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज योर मदर वॉज पैशनेट अबाउट दिस होल थिंग। यस सर। अब वो जो इंसान जॉब कर रहा है, आई एम नॉट श्योर वो कितना पैशनेट होगा, और वो घर के खाने वाली फीलिंग आएगी या नहीं आएगी। तो इस पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इससे बेटर है कि आप जॉब करिए, या फिर अगर कोई और बिजनेस मॉडल आपके माइंड में चल रहा है उसके बारे में सोचिए। सर मतलब इसके पीछे एक इमोशन जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे को यही सोचता है कि मतलब वो एक काम छूट गया था वहां पे, अब उसको आगे लेके जाना है। नेवर डू अ बिजनेस बेस्ड अपॉन इमोशंस। मेरी इस बात को गांठ बांध लो, बिजनेस में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। उसके पीछे वजह क्या है? बिजनेस इज सिंपल गिव एंड टेक। आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी को दे रहे हैं, उसके बदले में वो आपको पैसा दे रहा है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पीछे की कहानी क्या है। उसको इससे मतलब है कि उसको क्या वैल्यू मिल रही है इन कंपैरिजन टू अदर्स इन द मार्केट। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल बिजनेस मॉडल, जितनी भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है, जो मार्जिन है, जो एफर्ट है, रिटर्न है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंपटीशन, इस सब का इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो नेवर डू अ बिजनेस बेस्ड अपॉन इमोशंस। दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से, नो मैटर हाउ स्ट्रांग दोज इमोशंस आर। सर बट मेरे वही है कि अगर इमोशन मतलब आपको उसमें कंटिन्यूअस एफर्ट मारने के लिए मतलब फोर्स भी नहीं करेगा, आप नेचुरली मोटिवेटेड रहोगे उसके लिए, अगर 1% इमोशन है उस चीज़ का आपके बिजनेस में, नहीं तो बहुत जल्दी गिव अप कर देते सब। ये गलत फहमी है, देखना ध्यान से समझना। आप लोगों को ये लगता है कि बिजनेस करने के लिए मोटिवेशन चाहिए,
और मोटिवेशन के लिए इमोशंस चाहिए, जबकि ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है। बिजनेस इज लाइक द गेम ऑफ चेस। चेस में अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के खेलोगे तो आपके जीतने के चांसेस हैं, या फिर बिल्कुल कूल एंड काम माइंड से खेलोगे तो जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। कूल एंड काम माइंड से। एक गलत मूव और खेल खत्म, ऐसा होता है गेम ऑफ चेस। मतलब ध्यान एक सेकंड के लिए भी वहां से आप हटा नहीं सकते हो। योर माइंड हैज टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द गेम ऑफ बिजनेस। उसके लिए एक ऐसा माइंड नहीं चाहिए जो बहुत इमोशनल हो, क्योंकि इमोशंस के साथ में क्या आ जाता है, एक्साइटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट, उसका अपोजिट। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के बिजनेस शुरू करोगे तो जब रिजल्ट नहीं आएगा तो उतनी ही जल्दी आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। जबकि बिजनेस किया जाता है विद द लॉन्ग टर्म विजन, बाय कीपिंग द बिग पिक्चर इन माइंड। जैसे मैंने चेस का एग्जांपल दिया, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है बिजनेस के लिए। बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 चालों में सारी गेम खत्म कर दी सामने वाले की। बिजनेस है कि पहले आपने एक किला बनाया, यानी कि अपने आप को डिफेंड किया, फिर स्ट्रैटेजी बनाई, फिर अटैक किया, फिर जब टाइम आया फिर दिखाया कुछ और ताकि सामने वाले की अटेंशन वहां चली गई, किया कुछ और। ये सब करने के लिए यू नीड टू हैव द काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। इमोशंस दो तरीके के होते हैं। एज फार एज योर ओन इमोशंस आर कंसर्न्ड, you have to be absolutely emotionless in business. But as far as the emotions of your clients are concerned, you have to be very emotional. You need to understand कि सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है, उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे सॉल्व करूं। यानी अपनी प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंस देनी है जीरो, सामने वाले को कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा वो। अरे दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज हार्श एज इट में साउंड। दुनिया को मतलब है अपनी प्रॉब्लम से। तो एज फार एज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ योर कस्टमर्स आर कंसर्न्ड, वहां पे अपने इमोशंस को यूज करो। बट जब बात आती है अपनी लाइफ की, अपने पास्ट की, या अपना जो काम करना है उसकी, उसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं है। उसमें यू नीड टू बी एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल।